जय हिंद बच्चों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों 10वीं क्लास की केमिस्ट्री पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं व समीकरण के कुछ अभिक्रियाओं को हमने देखा, जैसे विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। लेकिन कुछ अभिक्रिया भी विशेष है जिसे हमें देखना बहुत जरूरी है, जैसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। तो चलिए इन अभिक्रियाओं को देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे जानना बहुत जरूरी है। इसकी परिभाषा आप क्या देंगे? यदि किसी तत्व से किसी ऑक्सीजन का संयोग हो या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का वियोग हो, अलगाव हो, तो उसे ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आइए उदाहरण से देख लेते हैं। किसी तत्व से ऑक्सीजन का संयोग। आइए कार्बन एक तत्व है जिसे हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जलाते हैं तो धुआं निकलता है, जलकर राख भी हो जाता है। जैसे आप कागज को जलाते हैं तो वो कागज जब जलाते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वह जलता है और धुआं देता है जो काला होता है, भूरा रंग का होता है। तो CO2 बन जाता है। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाए, कार्बन डाइऑक्साइड बना। इसका मतलब है यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो किसका ऑक्सीकरण यहाँ पे हुआ? क्या ऑक्सीजन का हुआ? नहीं, यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ। आप जरा जानिए, हम ऑक्सीजन लेते हैं और ये लंग्स में जाता है। नाक से जब लेते हैं तो हवा के द्वारा हम ऑक्सीजन लेते हैं, लंग्स में जाकर के जो ब्लड किडनी से लौट करके आता है हमारे लंग्स में, उस ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन होता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ब्लड हमारे हार्ट में चला जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वो पंपिंग करके प्रत्येक सेल में भेज दिया जाता है। और सेल में हम जानते हैं कि भोजन जो हम लोग करते हैं वो भोजन के माध्यम से पोषक तत्व तो हमारे शरीर में पहुंच जाता है, सेल में पहुंचता है। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जिसे ऊर्जा गृह कहते हैं, वहां पे फिर ऑक्सीडेशन होता है और तब क्या बनता है? CO2 भी बनता है और जल भी बनता है। बच्चों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारे शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आप जानते हैं हवा के माध्यम से हमने ऑक्सीजन लिया और ये ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के माध्यम से प्रत्येक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, जहां पे भोजन का पोषक तत्व पहुंचता है और फिर रिएक्शन होकर के CO2 बनता है, वहां भी ऑक्सीडेशन होता है। अर्थात कार्बन वहां भी है, ऑक्सीजन मिलने के बाद CO2 बनता है प्रत्येक सेल में। अरबों सेल हमारे बॉडी में है, प्रत्येक सेल में अनवरत होते रहता है। इसीलिए हमें भोजन की जरूरत पड़ती है, श्वास लेने की जरूरत पड़ती है और जल की जरूरत पड़ती है। और ये ऑक्सीडेशन क्रिया अनवरत होने के कारण ही हमारे शरीर में टेम्परेचर भी विद्यमान रहता है। CO2 फिर नाक से हम छोड़ते हैं, CO2 भी निकलता है और पसीना भी निकलती है और यूरिनल ब्लैडर से भी हम यूरिन को भी डिस्चार्ज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारे बॉडी के लिए भी है। आइए दूसरा है सल्फर का। अगर ऑक्सीडेशन हम करते हैं, ऑक्सीजन के साथ इसको भी जलाते हैं तो SO2 प्राप्त होता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारा किसका ऑक्सीडेशन हुआ? सल्फर का हुआ, यहाँ पे कार्बन का हुआ। अगला रिएक्शन हम देखते हैं कि ये हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रतिक्रिया MnO2 से कराई जाती है। यहाँ पे हाइड्रोजन का वियोग होगा, हाइड्रोजन का संयोग नहीं होगा। ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग ही ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पे आप जानते हैं H+ और Cl- में टूटता है, जो कि MnO2 में Mn के साथ Cl का रिएक्शन बहुत ज्यादा, Cl मोर रिएक्टिव होने के कारण Mn के साथ रिएक्शन कर लेता है और बना लेता है मैग्नीज क्लोराइड। और ये जल आप देख ही रहे हैं, क्लोरीन भी यहाँ निकल रही है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आप देख रहे हैं कि HCl यौगिक से हाइड्रोजन का निकलना। तो इसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ? HCl का हुआ, Mn का नहीं हुआ, HCl का हुआ, क्योंकि यौगिक से हाइड्रोजन का निकलना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है। अवकरण अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डेफिनेशन देख लीजिए, हमने लिख दिया है किसी तत्व या यौगिक, क्योंकि ऑक्सीकरण से बिल्कुल ये विपरीत होगा। ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था? ऑक्सीजन का संयोग
और किसी यौगिक से हाइड्रोजन का वियोग। लेकिन यहाँ उल्टा होगा, किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का यहाँ संयोग होगा, लेकिन किसी यौगिक से ऑक्सीजन का वियोग हो जाएगा। ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा यहाँ पे होता है। आइए उदाहरण से देखते हैं। किसी तत्व से H2 का संयोग, आप जानते हैं ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, और दोनों को जब गर्म किया जाता है तो हमें जल प्राप्त होती है। इसका मतलब यहाँ ऑक्सीजन तत्व के साथ हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, अर्थात ऑक्सीजन का अवकरण हो रहा है। यहाँ ऑक्सीजन का अवकरण हो रहा है और जल बन जाता है। उसी तरह क्लोरीन के साथ, क्लोरीन एक तत्व है जिसके साथ हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, तब क्या बन रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सब नामकरण आप कर ही चुके हैं। क्यों बन रहा है आप जानते ही हैं। H प्लस और Cl माइनस के रूप में टूटता है और इसके साथ एक बॉन्ड बनता है जिसे आयनिक बंधन भी कहते हैं, और ये HCl बना लेता है। ये भी आप बहुत अच्छी तरह से जान रहे थे। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसके आयतन कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आयतन कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, और इसके आयतन कक्षा में, चूंकि ये ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 थी तो इसके आयतन कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन के साथ इसका साझा पूरा हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया और ये दोनों से 1-1 इलेक्ट्रॉन लिया और बना लिया O सिंगल बॉन्ड HH, अर्थात इसी को कहते हैं H2O। हमारा पिछला वीडियो में सब नियम बताया गया है और उसे आप जा करके जरूर देखिए। नहीं देखा है तो इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक डाला हुआ है, आप जा करके देखिए और लाभ उठाइए। आइए अब देखते हैं। अब यहाँ पे किसी यौगिक से O2 का निष्कासन, ऑक्सीकरण के बिल्कुल विपरीत, अवकरण है ना, तो यहाँ पे यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होगा, अर्थात वियोग हो जाएगा। तो देखिए क्यूप्रस ऑक्साइड को आप हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो हमें कॉपर अलग मिलेगा और जल मिलेगा, अर्थात कॉपर धातु प्राप्त करने के लिए क्यूप्रस ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन से करना पड़ा। CuO का कॉपर ऑक्साइड का अवकरण इस समीकरण में हुआ है। नोट कीजिए इसे। आइए बच्चों, अब देखना है क्या ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। बहुत ही रोचक विषय है। क्या ऑक्सीकरण भी अवकरण भी एक साथ ही होती है क्या? निश्चित, जी हाँ। अगर ये प्रश्न आ जाए आपको कि क्या ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, अगर हाँ तो कैसे, समीकरण दिखाइए, तो निश्चित है कि आपको कहना है कि दोनों एक साथ होती है। अकेले तो किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। अब तक जितने उदाहरण हम सब देखे हैं सब में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो रहा था, लेकिन अब आइए उसे ही थोड़ा क्लेरिफाई करें। आप देखते हैं अभी तुरंत हमने देखा था क्यूप्रस ऑक्साइड का रिएक्शन जब H2 के साथ हम कराते हैं तो कॉपर अलग हो जाता है, अभी तुरंत हमने देखा। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ संयोग होकर के जल भी बना लेता है। इसका मतलब क्या देख रहे हैं? क्या डिफिनेशन था अवकरण का? किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन, वियोग हो जाना, तो ऑक्सीजन तो अलग हो गया, यहाँ ऑक्सीजन अलग हुआ, Cu बना। इसका मतलब यहाँ O2 का निष्कासन हुआ, अवकरण ऑलरेडी हो रहा है, कोई शक नहीं है। लेकिन ऑक्सीकरण का क्या डिफिनेशन था कि किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन का संयोग होना, तो यहाँ संयोग भी तो हो रहा है। H2 के साथ ऑक्सीजन मिल करके और जल भी तो बना रहा है, इसका मतलब O2 का संयोग हो रहा है, ये ऑक्सीकरण भी साथ में है, अर्थात दोनों हो रहा है, ऑक्सीकरण भी अवकरण भी। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। H2S का रिएक्शन जब हम क्लोरीन से कराते हैं तो निश्चित है कि यहाँ पे H2 का वियोग हो रहा है। देखिए H2 का वियोग हो रहा है और सल्फर अलग हो जा रहा है। क्या नियम था? किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। इसका मतलब यहाँ पे H2 का निष्कासन हो रहा है, ऑक्सीकरण ऑलरेडी हो रहा है। लेकिन दूसरे तथ्य में देखिए कि क्लोरीन तत्व के साथ हाइड्रोजन का संयोग भी हो रहा है। क्या था नियम अवकरण का? क्या डेफिनेशन था? किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग होना भी अवकरण है। इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है
अतः अवकरण भी यहाँ पे साथ में हो रहा है। इसका मतलब है कि किसी भी स्थिति में कोई भी इक्वेशन ऐसा नहीं होगा केमिकल रिएक्शन जहां पे ऑक्सीकरण और अवकरण साथ में ना हो। कुछ हो सकता है, लेकिन ये फाइनल है कि ज्यादातर में ऑक्सीकरण अवकरण साथ में ही होते हैं। आइए बच्चों, आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप इसे अध्ययन कर चुके हैं। आप कह सकते हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण एवं अवकरण साथ साथ हो उसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बस और कुछ नहीं कहना है। रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब ऑक्सीकरण एवं अवकरण उस रासायनिक समीकरण में साथ साथ होती है, अर्थात वही रेडॉक्स अभिक्रिया है। नोट कीजिए इसे। आइए बच्चों, अब दो वर्ड ऑक्सीकारक क्या है, अवकारक क्या है, इस पर जरा ध्यान दें। आप जानते हैं कि जो तत्व ऑक्सीजन प्राप्त करके ऑक्सीडेशन करता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है, आइए बच्चों अब जरा इस वर्ड को देखें। ऑक्सीकारक क्या है, अवकारक क्या है, इसे अच्छी तरह समझने के लिए आप इस उदाहरण पर आइए। आप जानते हैं कि जब कोई तत्व ऑक्सीजन का संयोग करता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीकरण उसका हुआ, इसका मतलब है कि ऑक्सीकृत हुआ वो, और वही ऑक्सीकारक कहलाता है। यहाँ पे आइए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके और क्या बना रहा है, जल। इसका मतलब हाइड्रोजन ही ऑक्सीकृत हुआ। इसका मतलब है कि इस उदाहरण में हाइड्रोजन ही अवकारक हुआ। लेकिन यहाँ एक और रिएक्शन हो रहा है। वह क्या हो रहा है, अवकरण भी यहाँ पे हो रहा है। ऑक्सीकरण तो हो ही रहा है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीकरण तो हो ही रहा है। इसीलिए जिसका ऑक्सीकरण हो उसे ही रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, क्योंकि वही ऑक्सीकृत हुआ। का डेफिनेशन है कि यदि कोई तत्व या यौगिक हाइड्रोजन का संयोग करे तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन का भी संयोग कर रहा है। ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से संयोग होने के बाद ही जल बन रहा है। दूसरे तथ्य से सोचिए, इसका मतलब है ऑक्सीजन का अवकरण हो रहा है, और जिसका अवकरण हो रहा है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। इसका मतलब हमारा O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ और H2 रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, अर्थात अवकारक हुआ, ये ऑक्सीकारक हुआ। आइए बच्चों, दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण का प्रभाव हमारे जीवन में ये किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करता है, जरा इसको आप देख लें। क्योंकि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कभी हमारे लिए फायदेमंद भी है, कभी हानिकारक भी है। देखिए, भोजन का पचना ऑक्सीकरण के कारण ही हो रहा है, लेकिन भोजन का खराब हो जाना, बासी भोजन हो जाना ऑक्सीकरण के कारण ही हो रहा है। चलिए समझते हैं। पिछले वीडियो में हम बताए थे कि पेड़ की पत्तियां भोजन बनाती है, और वो भोजन बनाने के लिए जाइलम से जल लेती है पेड़ की पत्तियां, और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेती है, जो हम लोग नाक से छोड़ते हैं। ये एटमॉस्फेयर से स्टोमेटा के माध्यम से लेती है, और पत्तियां में क्लोरोफिल होता है, जिसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में भोजन बनता है, जिसे ग्लूकोज कहते हैं। देखिए, यही ग्लूकोज है। लेकिन ये ग्लूकोज स्टार्च के रूप में जमा रहता है, और वो स्टार्च, देखिए, जब हम भोजन करते हैं तो वही कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में बदल करके, जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट जा रहा है वो स्टार्च के रूप में बदल। अब जरा विपरीत रूप में समझिए, जब हम भोजन करते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, फैट्स, विटामिन, सारे पोषक तत्व होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले अपघटित होकर के पाचन क्रिया में स्टार्च के रूप में बदलता है। यह स्टार्च अपघटित होकर ग्लूकोज में बदल जाता है, और ग्लूकोज में बदल करके ये कहां पहुंचता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल में पहुंच जाता है। और सेल में हम क्या दे देते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन भी वहां पहुंचा देते हैं, और तब क्या होता है, रिएक्शन होता है, ऑक्सीडाइजेशन होता है, अर्थात ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, और तब हमें क्या बनता है वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया में, CO2 एवं जल। और जो जल
यूरिनल के रूप में हम डिस्चार्ज करते हैं और पसीना के रूप में भी बाहर करते हैं, लेकिन CO2 पुनः नाक के रूप में छोड़ते हैं और टेम्परेचर भी हमें मिलता है, ऊर्जा भी बनती है, इसीलिए हमारा ऊर्जा भी बैलेंस्ड रहता है। अर्थात हमारा ऊर्जा, हमारा टेम्परेचर करीब 97-98 फ़ारेनहाइट होता है और तब हम अपने आप को फिट महसूस करते हैं। यह क्रिया अनवरत चलते रहती है। इसका मतलब है कि हमारे पाचन क्रिया में ऑक्सीडेशन की बहुत महत्व है। अगर नहीं तो हमारी पाचन क्रिया गड़बड़ा जाएगी और हम तब बीमार पड़ जाएंगे। आइए दूसरा देखते हैं, भोजन का दुर्गंधित हो जाना। आप जानते हैं कि अगर भोजन हम ज्यादा देर तक हवा में खुला छोड़ देंगे तो इसमें, इस भोजन में सारी चीज हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, फैट्स हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, सब कुछ हैं। इसका मतलब है कि ये ऑक्सीजन के साथ, अगर फैट्स है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अर्थात ऑक्सीडेशन होगा, वहां पे ऑक्सीकरण होने लगेगा और तब क्या होगा, इसकी स्वाद बिल्कुल बदल जाएगी और भोजन खराब हो जाता है, जिसे बासी भोजन कहते हैं, जो खट्टा भी लगता है, खराब हो जाता है, हमारी सेहत के लिए हानिकारक भी है। इसीलिए हमें उसे बचाने के लिए कुछ उपाय करने पड़ते हैं। अगर एयर टाइट बर्तन में जैसे अचार को बनाते हैं तो उसे बहुत दिनों तक रख लेते हैं, रेफ्रिजरेटर में भी रख करके हम बहुत कुछ दिनों तक, 10 दिन, 5 दिन, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 24 घंटा, 72 घंटा तक हम भोजन को सुरक्षित रख सकते हैं, ऑक्सीडाइजेशन से बचा सकते हैं। नोट कीजिए इसे। बच्चों, वीडियो बड़ा होने के कारण मैं इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूं। हमें विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए फायदेमंद बुझाया होगा। जरा भी फायदेमंद लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी को कुछ न कुछ ज्ञान मिल सके। इस चैप्टर में कुछ टॉपिक और बचा हुआ है जिसे मैं लेकर के आपके साथ पुनः हाजिर हो रहा हूं। चलिए नए वीडियो के लिए जय हिंद बच्चों, जय भारत। बच्चों, हमारा अन्य वीडियो रियल नंबर्स, ट्रिगोमेट्री देखिए, ट्रिगोमेट्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऊंचाई एवं दूरी, तो हमारे चैनल पर आकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन सब वीडियो को देखकर आप अच्छी तरह अपनी तैयारी कीजिए।